वो गाते भी बहुत अच्छा है, खाते भी बहुत अच्छा है और खिलाते भी खूब हैं। बहलते भी अच्छा है, बहलाते भी अच्छा है। फिर भी नाकाम आशिक कहलाते हैं। वो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। चौथी बार वज़ारत उज़्मा हाथ आते आते फिसल गई, बल्कि फिसला दी गई। तब से कहते हैं कि उन पर उदासी का डेरा है। हालांकि उन्हें तो शादियाने बजाने चाहिए, क्योंकि बेटी पंजाब की चीफ मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर है, समधी उनके नायब वज़ीर आज़म हैं और भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। फिर भी शिकवा करते नज़र आते हैं। किसी उदास बुलबुल की बूढ़ी रूह उनके अंदर समा गई है, जो उन्हें अधूरे अशार पढ़ने पर मजबूर करती रहती है। वो शेर पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं और उनके भाई में भी यही खूबी है कि वो बोलते बोलते भूल जाते हैं और फिर पूछते हैं हाँ वो क्या था आगे, और लोग आसपास जो बैठे होते हैं वो उन्हें बताते हैं। मगर लड़कियों को अवार्ड देते वक्त उन्हें ताड़ना नहीं भूलते। पार्लियामेंट में एक बार नवाज शरीफ ने नहायत दुखी होकर ये शेर सुनाया था कि नाज़ व अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। कुछ अरसे पहले तो उन्होंने चुप का रोज़ा रख लिया था, लेकिन उनका ये रोज़ा ज़्यादा अरसे बरकरार न रह सका। इसकी मुद्दत कलील रही और फिर एक उदास बुलबुल उनके रूह के अंदर घुस गई, जो शिकवे तो करती रहती है, साथ ही पसे पर्दा टूटी फूटी फुसफुसी सी धमकी भी देती रहती है। इन दिनों उन पर कुछ ऐसा दौरा पड़ा हुआ है कि पिछली बातें याद आने लगी हैं। दिमाग में अडियाला के कैदी का खन्नास तो पहले ही समाया है, साथ ही कुछ याददाश्तें जो वापस आने लगी हैं। तो फरमाते हैं वही कुछ जो कि उनके माजी से ताल्लुक़ रखता है। कुछ भी वो हाल की बात नहीं करते और ना ही आइंदा का कुछ सोचते हैं। वो अपने माजी में ऐसे गर्क हैं कि बाज़ दफ़ा देख के तो अफसोस होता है किस तरह ख़ुद को संभाल रहे हैं जब तक कि ये अपनी साहबजादी मरियम नवाज़ के जेलों में चलते रहें। उन्हें तसल्ली रहती है जब वो मरियम नवाज़ अपने काम से इधर उधर हो जाया करती होंगी तो फिर अब्बा हुजूर यानी नवाज़ शरीफ का क्या हाल होता होगा। उस वक्त उनका अजीब हाल हुआ जब लिफ्ट में जाने के बजाय उन्हें पिछले दरवाजे से सीढ़ियों से जाने के लिए कहा गया। कितने संगदिल हो तुम लोग, इस उम्र में उन्हें सीढ़ियाँ चढ़वाने और उतरवाने और गिनवाने में लगा दिया है। मालूम भी है कि इनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, फिर भी उन्हें चोर दरवाज़ा दिखाया क्या होता, सुन लेते अगर पाकिस्तानी उन्हें कुछ सुना रहे थे। खबर आई है कि वो अमेरिका, बरतानिया और जेनेवा की सैर के बाद वापस पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि एक डंडा मुस्तकिल उनके पीछे पीछे घूम रहा है और वो है पाकिस्तानी डंडा। तंग आ गए हैं वो कि ये लोग अंडे टमाटर मारते हैं, गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, गालम गलोच करते हैं, चोर चोर कहते हैं। तो जो वहाँ लोग मौजूद होते हैं पूछते हैं कि इसने ऐसा क्या किया है कि ये आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे ये लोग आवाज़ लगा रहे हैं, तो अपनी सुबकी ही महसूस होती है। सहाफ़ी उनसे जो सवालात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से, तो उसका उल्टा सीधा ही वो जवाब देते हैं। उनके इस दौरे का मकसद क्या था समझ में नहीं आया, लेकिन लगता है कि साहबजादी को ज़्यादा अपने काम से मतलब था और इसी हवाले से वो वहाँ गई थी, और साथ ही ये ख्याल था कि अगर निकलने का मौका मिला तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। लेकिन पाकिस्तानी डंडे इस कदर उनके आगे पीछे फिरते रहे, घूमते रहे और बोलते रहे, चिल्लाते रहे कि अब वो वापसी का रुख कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो बोलने की पाबंदी है, यहाँ किसकी मजाल है कि उन्हें चोर 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 कह के आवाज़ दे पीछे से। लिहाजा उन्होंने सोचा कि यहीं चलो। बैरून ममालिक में तो बोलने की आज़ादी होती है, लोग बोल सकते हैं, इसलिए अपना एहतजाज करते हैं वो और अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाते हैं। उन्हें जिनसे शिकवा होता है वो उनकी मुखालफत में या हिमायत में बात ज़रूर करते हैं। जिंदा लोग आवाज़ उठाते हैं, मुर्दा ज़मीर तो वो लोग हैं जो लूट पूट के आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ का तो ये कहना था कि वो अपने थायराइड्स का इलाज कराने आई हैं, जो कि पाकिस्तान में कहीं नहीं होता, लेकिन लोगों का कहना है कि वो अपने चेहरे की सर्जरी कराने आई हैं
اور نظر بھی آیا کہ واقعی ان کے چہرے کی سرجری ہو چکی ہے. تو یہ کام تھا ان کا جس کے بعد وہ واپس لوٹ رہے ہیں. گزشتہ دنوں ان کے ابا نواز شریف نے اپنی آپ بیتی بھی سنائی تھی. بس ان کی ہر بات میں سے شروع ہو کے میں پہ ختم ہو جاتی ہے. میڈیا جب بھی ان سے گفتگو کرتا ہے تو وہ اسی طرح کی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس دفعہ تو انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا کہ مجھے تو میری بیوی کی علالت کے موقع پر عیادت کے لیے نہیں جانے دیا گیا تھا. بیوی کا انتقال ہو گیا اور جب مجھے یہ خبر ملی مجھ پہ جو گزری وہ کسی اور پہ کیا گزری ہوگی. جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے پھر ایک غالب کا شعر پڑھا. مرزا غالب نے تو اجلاس بلا لیا ہوگا عالم بالا میں کہ آؤ آؤ دیکھو لوگوں میرے اشعار کو یہ شخص کس طرح سے پڑھ رہا ہے کہ پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے اور پھر جب کوئی اسے دوسرا بتاتا ہے تو اسے دہراتا ہے. پہلے مرے مرے لفظوں میں پھر زندہ لفظوں میں پورے جوش اور خروش کے ساتھ. لگتا ہے کہ یہ اشعار ان کے دل کی آواز ہے. غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیے طوفان کیے ہوئے. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی طوفان اٹھ رہا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ طوفان جب مزید اٹھے تو اس طوفان کے چھٹنے کے بعد انہیں کچھ حاصل ہو, وہی حاصل ہو جس کی انہیں عادت ہو گئی ہے اور جو چاہتے ہیں کہ بس وہ بادشاہ رہیں باقی سب ان کے غلام. یہ جو اشعار غالب کے میں نے پڑھے ہیں اس وقت تک مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ آپ ان کی آواز میں نہ سن لیجئے گا. تو سنیے. غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے تہیہ طوفان کیے ہوئے بیٹھے ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے.